नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। आज हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, और साथ ही अमित सचेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि गेहूं को लेकर, गेहूं एक्सपोर्ट बैन को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ था, पोर्ट पर काफ़ी हजारों गाड़ियां फंसी हुई है कांडला पोर्ट पर, साथ ही मुंद्रा पोर्ट पर। लेकिन सरकार से अब राहत ये दी गई है कि एक केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे गेहूं कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाएगी जो 13 मई तक कस्टम के पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे ईटी नाउ संवाददाता समीर दीक्षित के पास। समीर, क्या जानकारी है? गेहूं को लेकर के सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला किया है। गेहूं एक्सपोर्ट में सरकार ने कुछ फेरबदल किया है, कुछ राहत दी है, विशेषकर उनके लिए जिन्होंने पहले से ही, यानी कि 13 मई जब सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, उससे पहले जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है एक्सपोर्ट का, उसको लेकर के सरकार ने कुछ राहत जारी की है। ऑर्डर के मुताबिक, यानी कि डीजीएफटी ने जो नया नोटिफिकेशन निकाला है, उसके तहत ऐसे ऑर्डर जो कस्टम्स को पहले ही मिल चुके हैं, उनके सिस्टम में रजिस्टर हो चुके हैं, और 13 मई या उससे पहले जो ऑर्डर कस्टम्स को मिल चुके हैं, उन ऑर्डर्स को पूरा किया जाएगा, एक्सपोर्ट पूरा किया जाएगा। इसी दिशा में एक ऑर्डर 61,500 मैट्रिक टन का गेहूं जो कि इजिप्ट जाना है कांडला पोर्ट भारत से, उस ऑर्डर को सरकार पूरा करेगी। उसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि 13 मई या उसके पहले अगर कोई भी प्राइवेट पार्टी ने एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर प्लेस किया है और लेटर ऑफ क्रेडिट उसको मिला हुआ है, तो ऐसे एक्सपोर्ट ऑर्डर का उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी सरकार जहां पर उनके देशों में फूड सिक्योरिटी की दिक्कत है, अगर वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो गेहूं इंपोर्ट करना चाहती हैं भारत से, तो उस केस में सरकार एक फाइनल कॉल ले सकती है। तो इस तरीके का रिलैक्सेशन सरकार ने गेहूं के मसले पर किया है। हम सभी को पता है कि 13 मई को सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। उसके पीछे मकसद यही था कि भारत में जिस तरीके से गेहूं के दाम या आटा के दाम में उछाल देखने को मिला था, उसमें इन्फ्लेशन लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी और साथ ही फूड स्टॉक्स में कमी देखने को मिली थी। तो सरकार ने इन दोनों ही पहलुओं पर एहतियातन ये एक्सपोर्ट बैन लगाया था, लेकिन अब कुछ रिलैक्सेशन, कुछ राहत जरूर दी है। शुक्रिया समीर पूरी डिटेल्स देने के लिए। चलिए, अब हमारे साथ तेजा कांगड़ साहब है, जो प्रेसिडेंट है गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहला सवाल होगा, कितनी बड़ी राहत है और क्या पोर्ट पे जितनी गाड़ियां खड़ी है, क्या उनके लिए भी राहत है या सिर्फ जिनको लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है ऐसे कंसाइनमेंट के लिए, क्या उन्हीं को राहत दी गई है? नहीं, ये जो गाड़ियां है खड़ी, जो आज 13 तारीख के नोटिफिकेशन से एकदम बंद कर दिया था एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से 3,000 से 3,500 ट्रकें खड़ी हुई है, और जो ये राहत दी गई है अभी, वो राहत सिर्फ जो माल कस्टम के अंदर आ गया है और इंस्पेक्शन हो गया है, उनको राहत दी गई है और वो अभी चालू होंगे। और जो डीजीएफटी की वजह से 5 जहाज जो लगे हुए थे, वो जो बंद कर दिए गए थे, वो आज एक जहाज चालू हुआ है और दूसरे अभी चालू करेंगे, जो आधे आधे भरे हुए हैं। तो कुछ गाड़ियां ही सिर्फ निकल पाएगी। ओके सर, लेकिन बाकी गाड़ियों का क्या होगा? क्या उन्हें वापस लेना पड़ेगा या सरकार उसके लिए भी समाधान निकालेगी? अभी तक तो कुछ ऐसा सरकार ने नहीं निकाला है, लेकिन अगर नहीं निकालेगी तो इन लोगों को वापस जाना पड़ेगा और इतनी गर्मी की वजह से इनका माल पूरा बिगड़ेगा और इनको बहुत करोड़ों रुपए की नुकसानी होगी। एक्सपोर्टरों को, ट्रकों वालों को खाने का भी नहीं है, जो आज कंडला पोर्ट प्रशासन और गांधीधाम चैम्बर ऑफ कल से कर रही है। ओके सर, लेकिन इनके नुकसान का क्या होगा? जो ये वापस ले जाएंगे माल, इनकी भरपाई क्या एक्सपोर्टर करेंगे या छोटे ट्रेडर जिन लोगों ने माल खरीद रखा है उनको ही पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा? हाँ, उनको ही उठाना पड़ेगा। अभी तक कोई सरकार के तरफ से ऐसा नहीं है कि कुछ राहत मिलेगा। ओके, सरकार क्या लेटर ऑफ क्रेडिट के अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, क्या उसको भी मानेगी और उसे भी इंपोर्ट के इजाजत की देगी, इजाजत उसके जरिए भी इजाजत की मंजूरी देगी क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो अंदर आ चुका है, जो जिसका इंस्पेक्शन हो गया है, उसका 2 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन एक
ट्विटर में कि उनको राहत देगी और उनको एक्सपोर्ट अलाउड करेगी। ओके ओके, शुक्रिया तेजा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी डिटेल्स बताई कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। हालांकि अभी तक ऐसे ही जिनको लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है उनको ही इजाज़त दी गई है माल अनलोड करने के लिए, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे छोटे ट्रेडर्स हैं जिनके माल पोर्ट पर फंसे हुए हैं और एक्सपोर्टर्स उनका माल अनलोड करने के लिए तैयार नहीं है। उनको कहा गया है कि वो अपना माल वापस लेकर जाएं। देखते हैं उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी या नुकसान उन्हें खुद उठाना पड़ेगा। लेकिन घरेलू बाजार में इस बीच दाम काफ़ी गिर गए हैं। कल 7 से 8% की गिरावट आई। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में बैंस, एक्सपोर्ट बैन से ये हुआ है कि वहाँ पर मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है यूरोप में, लेकिन इंडिया में भाव गिर रहे हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है, गेहूं के दाम में और गिरावट आने वाले समय में घरेलू बाजार में आएगी क्या? कल तो 7 से 8% की गिरावट सभी बड़ी मंडियों में देखने को मिले थे। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है कि पूरे एग्री कमोडिटी में सुपर साइकिल का माहौल बना हुआ है और ऐसे स्टेप्स हमने पिछले साल से ही आते हुए देखा। जब हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी देखा कि गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए। डोमेस्टिक में प्राइस में दबाव जरूर आया, बट इसके विपरीत इंटरनेशनल में जब उछाल आता है तो उसकी पैरिटी बैठते बैठते हम देखते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में भी तेजी आ जाती है। तो गवर्नमेंट के ये एक्शन के बाद मुझे लगता है कि प्राइजेस 2150 का जो जोन है वो टेम्पररी एक फॉलबैक दिखा सकता है, बट जिस ढंग से इंटरनेशनल मार्केट में तेजी बनी हुई है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि सप्लाई अगले 2-3 महीने तक डिस्टर्ब रहेगी बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया, जब तक वहां से ओपन अप नहीं होता है। तो आई थिंक डाउनसाइड जो है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। 2150 का बेस बन जाएगा। ऊपर में मुझे वापस लगता है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर स्लोली एंड स्टडीली प्राइजेस 2500-2600 तक वापस दिखा देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा फॉल या बड़ा जंप नहीं रहेगा आप काउंटर पे, बट हाँ 2150 का एक बेस हाजिर मार्केट में भी बनता हुआ दिखेगा। वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स नहीं दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं पाम तेल की। एक और अहम खबर है, क्योंकि पाम तेल एक्सपोर्ट का भारी विरोध हो रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के किसान एक्सपोर्ट बैन के खिलाफ वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी कमाई कम हो गई है, एक्सपोर्ट बैन होने से घरेलू बाजार में भाव कम हो गए और उनको कम भाव मिल रहा है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ नकुल रस्तोगी साहब हैं, पैसिफिक इंटरलिंक एसडीएन बीएसडी के हैं, मलेशिया से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, क्या इंडोनेशिया सरकार अब दबाव में आकर जल्द ही एक्सपोर्ट बैन का फैसला वापस ले सकती है क्या? करना तो वही चाहिए। वैसे भी उनके पास अभी देखिए क्या हुआ है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है ये इंडोनेशिया की। जो बैन लगाने का डिसीजन लिया गया पहले, वो शायद ब्यूरोक्रेट्स ने पूरे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये डिसीजन लेते हैं इस टाइप के और जो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, वो सारे का सारा पूरा बिजनेस के बारे में नहीं समझते। अभी जो ये किसानों ने किया है ये अंडरस्टूड था, क्योंकि जो किसान है या जो फार्मर्स हैं, इवन प्लांटेशंस, उनके ट्रीज हैं जिसमें से फ्रूट बंचेस निकलते हैं। फ्रूट बंच जाते हैं फिर मिल के पास, मिल उसको क्रश करता है, फ्रूट पाम ऑयल निकलता है, फ्रूट पाम ऑयल जाता है रिफाइनर्स के पास, वो रिफाइन करते हैं, फिर वो पैक होके मार्केट में पहुंचता है। अगर आपने बैन कर दिया तो रिफाइनर भी यहाँ पे जो पोजीशन है जो हम लोग देख रहे हैं, रिफाइनर्स के सबके टैंक्स भरे हुए हैं, लेकिन वो लोकल में तेल नहीं दे पा रहे, क्योंकि लोकल में तेल देने के लिए उनको अगर सब्सिडी क्लेम करनी है तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपने किस रिटेलर को बेचा, किस डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, किस भाव में बेचा, कितना बेचा, क्या बेचा। तो वो मोरलेस क्या कर रहे हैं कि बना के रख लिया माल कि जब एक्सपोर्ट बैन खुलेगा हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन माल नहीं सप्लाई हो पा रहा ठीक से। क्योंकि वो माल नहीं सप्लाई कर पा रहे और वो रिफाइनरीज को बंद करके बैठे हैं। क्रूड पाम ऑयल मिल वाले क्रूड पाम ऑयल नहीं बेच पा रहे, वो क्रूड पाम ऑयल नहीं बेच पा रहे, वो एफएफबी जो फ्रूट बंचेस होते हैं, फ्रेश फ्रूट बंचेस, उनको नहीं खरीद पा रहे। तो अल्टीमेटली इस पूरी जो कुछ भी ये सर्कस हुआ है, इसका इंपैक्ट पहुंचा फार्मर्स के ऊपर। फार्मर बेचारा सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पास फ्रूट बंचेस हैं जिसे वो बेच नहीं पा रहा किसी को भी, और जो इस भाव में लोग खरीदना चाहते हैं उस भाव में उसको ऑलरेडी बहुत नुकसान है। ओके, रस्तोगी साहब, एक और सवाल, क्या अगले हफ्ते तक उम्मीद कर सकते हैं क्या इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट बैन हट जाएगा? जो पॉपुलर बिलीफ है वो ये है कि 23 तारीख को गवर्नमेंट अनाउंस करेगी एक्सपोर्ट बैन को रिमूव करने की। और उसके अलावा गवर्नमेंट उसमें फिर से डीएमओ लाएगी, डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई का जो उनका पहले था
और वो अब ये देखना है कि वो सब्सिडी के साथ होगा या बिना सब्सिडी के साथ। ओके। लेकिन वो हो सकता है बिना सब्सिडी के साथ भी हो। गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो तब तक नहीं करेंगे जब तक वो 14,000 प्राइस नहीं देखें, लेकिन वो तो मतलब अल्फातूनी थिंकिंग है। हमने प्राइस डिसाइड कर ली 14,000 तो प्राइस डिसाइड हो गई 14,000, ऐसा थोड़ी होता है। अभी भी जो हालत चल रही है वहां पे 17,300 पे माल बिक रहा है वहां पे लोकल में, और जिसको जरूरत है वो खरीद रहा है। ओके। ओके। अगर ये सब्सिडी वगैरह ठीक से प्रॉपर नहीं इंप्लीमेंट होगी तो कोई माल नहीं देगा, अल्टीमेटली स्टेलमेट हो जाएगा, ना माल आएगा ना माल जाएगा। और पता नहीं अल्टीमेटली क्या होगा। मेरे ख्याल में तो मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है कि गवर्नमेंट विल थिंक रैशनली, और वो शायद 23 तारीख से खोलें और कुछ नए रेगुलेशन लगा दें जिससे डोमेस्टिक सप्लाई लगातार बनी रहेगी। ओके, यानी 23 मई से उम्मीद कर सकते हैं, पॉपुलर बिलीफ ऐसा है, ऐसा रस्तोगी साहब मानते हैं। चलिए सर, अब मलेशिया की बात कर लेते हैं। आप वहाँ बैठे मलेशिया से जुड़े भी हैं सर। मलेशियाई पाम तेल 6,000 रिंगिट तक फिसल गया है, करीब 4 हफ्ते के निचले स्तरों पर है, और इन्वेंट्री जो आए हैं, नई इन्वेंट्री रिपोर्ट जो आई है वो भी 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर है, और उत्पादन भी कम है, मार्च के मुकाबले करीब 3.5-4% कम हुआ है। क्या वजह है? हालांकि मई के जो एक्सपोर्ट के जो नंबर आएंगे वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे होंगे क्योंकि इंडोनेशिया से बंद है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, और आने वाले समय में पाम तेल में गिरावट दिख रही है आपको यहाँ से? देखिए, अभी नहीं, थोड़ा कुछ फ्लॉड है। पिछले महीने अप्रैल में प्रोडक्शन ज्यादा था, मार्च के मुकाबले प्रोडक्शन ज्यादा था मलेशिया का, एक्सपोर्ट्स कम थे, एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक्स बढ़ गए, यहाँ की इन्वेंट्री बढ़ गई थी। अभी जो एक्सपोर्ट नंबर्स आ रहे हैं वो नेचुरली करीब 20% ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ पैरामीटर होता है बैक टू बैक 1-to-1 बेसिस, दैट मींस 1 से 15 मार्च का जो एक्सपोर्ट था और 1 से 15 अप्रैल का जो एक्सपोर्ट है, तो उसमें 20% की बढ़त है, जो अंडरस्टूड है क्योंकि जो वेसल इंडोनेशिया नहीं जा पा रही वो यहां से लेके जा रही हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट प्राइसेस पे कैसा रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था, हम लोगों के ट्रेडिंग में प्राइसेस एक इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाती हैं जहां हर न्यूज डिस्काउंटेड होती है। आज की डेट में हर आदमी बहुत संभाल के खरीदना चाहता है, चाहे प्राइस नीचे हो या ऊपर हो। जब तक उसे बिल्कुल ही तेल की जरूरत नहीं है वो नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि इंडोनेशिया का पता नहीं कब खोल देंगे वो, और जब वो खोल देंगे बैन तो हर रिफाइनर के पास टैंक्स भरे पड़ेंगे, वो सब करेंगे तेल को बाहर निकालने की, फिर मलेशिया का तेल कहां जाएगा? ओके सब। अब रस्तोगी साहब, अब आपसे आखिरी सवाल होगा, ओवरऑल कीमतों में क्या लग रहा है? खाने के तेल की कीमतों दाम आपको लग रहा है कि मई जून के महीने से, मई के बाद से अब यहाँ पे नरमी आएगी, आगे वहां आगे चल के नरमी आना चालू हो जाएगी। सिर्फ एक फैक्टरी बचा है पूरे वर्ल्ड में अब तेल का, जो सनफ्लावर ऑयल का। तो यूक्रेन रशिया का जो नाटक चल रहा है वो अभी भी वॉर चले ही जा रहा है, तो उसमें से यूक्रेन की जो ऑयल सप्लाईज अफेक्ट हुई हैं, वो जो भी अमाउंट पकड़ा जाए 3 मिलियन 5 मिलियन, उस अमाउंट का बस फर्क पड़ने वाला है ओवरऑल सप्लाईज पे। और अगर उसको हम लोगों ने ऑलरेडी, देखिए क्या है कि अगर आज समोसा एक नहीं खाया तो ऐसा नहीं है कि कल 2 खाएंगे। हाई प्राइसेस का इम्पैक्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमीज पे आया है, ग्रोइंग इकोनॉमीज पे, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका जो डिमांड रिड्यूस हुई है वो तो हुई है, और वो चलती रहेगी अभी। क्योंकि अगर कम खाने की आदत पड़ जाती है तेल की तो फिर वो थोड़े दिन चलती है जब तक कि प्राइसेस बहुत नीचे नहीं जा जाए। तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन कम रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा, और इंडिया का मानसून भी अगर अच्छा रहा तो प्राइसेस को अब नीचे की तरफ ही जाना पड़ेगा। और एक सीजनल फैक्टर भी है, गर्मियों में वैसे भी डिमांड कम हो जाती है खाने के तेल, कम हो जाता है। हाँ, कम से कम इंडिया में तो कम हो ही जाता है। बिल्कुल, क्लाइमेटिक एक ये भी होता है, असर होता है। शुक्रिया सर, आपने एक बार फिर से हमारे लिए वक्त निकाला और पूरा मार्केट का आउटलुक समझाया कि कब तक दाम कम होंगे और स्थिति क्या है, और उम्मीद लगाई जा रही कि अगले हफ्ते से हो सकता है इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बैन हटा दे। सर, वापस आपसे बात होगी अगले हफ्ते, कोशिश करूंगा फिर से आपको जोड़ूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब दर्शकों के सवाल जवाब लेने का वक्त आ गया है। हमारे साथ अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल से और जय केडिया जी बने हुए हैं। पहले दर्शक है राकेश सिंघल है मेरठ से। कॉटन इन्होंने केडिया जी 47,400 रुपये पे खरीदा है। एक अहम बैठक भी है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ।
क्या लग रहा है उस फैसले का क्या असर होगा, क्या भाव नीचे आएंगे? इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको, राकेश जी को? देखिए फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट आज की जो मीट है उसकी अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी है। ऑलरेडी 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हमने टेस्ट करते हुए देखा है। तो आज की मीटिंग को देखते हुए मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन 50,000 पे देखा है। तो हमें लगता है ये 48,200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो बेटर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 47,500 से 48 के बीच में मिलता है और मीटिंग का आउटकम क्या आता है उसको देखते हुए फिर से बाइंग करके चलिए। फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट आज के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, आज के लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। चलिए अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, इनका सवाल कॉपर पर है। अमित जी क्या सलाह देंगे? पूरे ही मेटल में तेजी है। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली देखिए, जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स को पलटते हुए देखा है, 105 का एक तेजी का माहौल आते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि कॉपर भी जो है और तेजी दिखा सकता है, जहां पर दाम एमसीएक्स पर 773 से 774 के बीच दिखाई दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर बाइंग की है तो उसे वेट किया जा सकता है, और अगर इनिशिएट करनी है तो 764 से 65 के बीच एक बार मिलेगी प्राइजेस, वहां पर फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट की जा सकती है। ओके, केडिया जी चांदी काफी अब धीरे धीरे खरीदारी यहाँ पर अब लौट रही है। एक सवाल भी है दर्शक का, गोविंद है, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इस तेजी पर खरीदे, मौजूदा स्तर सही है खरीदने के लिए? देखिए आज दूसरा दिन या तीसरा दिन ही होगा, बट हमने शुक्रवार से ही देखा कि सोने और चांदी में परफॉर्मेंस अच्छी दिखने लग गई है, जिस ढंग से बेस मेटल में भी रिकवरी आई। थोड़ा सा लंबा व्यू लीजिए, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं कि फेड चेयरमैन प्लस फेड मेंबर्स के कुछ स्पीच आने हैं। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न और रेट हाइक का जो एक दबदबा बना था कि जून में भी रेट हाइक कर सकते हैं, अब वो कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स भी 22 साल के हाई से अब नीचे आना चालू हो गया। तो दैट इज टू अर्ली टू से, बट हाँ मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में $22 के ऊपर निकल जाता है और हमारे इधर 62,200 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर जाए तो हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। बट करंट लेवल से भी अगर आप बाय करो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 60,200 या 60,000 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मुझे लगता है प्राइजेस में ये हफ्ते में ही हम 62,500 के ऊपर के भाव आते हुए देखेंगे, तो बिल्कुल लेके चलिए। ओके, एक और सवाल सिल्वर माइक्रो को लेकर है। सुब्रत सिन्हा है पश्चिम बंगाल से, इनका सवाल है कि सिल्वर माइक्रो इन्होंने 5 लॉट शॉर्ट कर रखा है, 59,600 लोअर लेवल पे शॉर्ट कर लिया इन्होंने, अब फंस गए हैं। क्या करना चाहिए? अमित जी क्या सलाह दे रहे हैं, टेक्निकली क्या लग रहा है? जी क्योंकि इमीडिएट डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इमीडिएट से मेरा मतलब है 3 से 4 सेशन एटलीस्ट, तो अगर इनका लंबा व्यू है, लंबा नजरिया है कि दोबारा 58,000 या शायद 56,000 के लिए एम कर रहे हैं, तो फिर एक बार 62,500 के आसपास का स्टॉप ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में उसी पोजीशन को हेज किया जा सकता है, ताकि जो 3 से 4 या 5 सेशन की तेजी है उसे राइड आउट कर सकें। तो लंबा नजरिया अभी भी मैं कहूंगा कि काफी जल्दी है बोलना कि एकदम से तेजी शुरू हो चुकी है, इसलिए होल्ड किया जा सकता है, बट विद अ हेज। या तो सिल्वर मिनी या से हेज किया जा सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस। 61,000 पे बाय कर लीजिए और 62,500 तक की जो तेजी है वो राइड कर लीजिए। उसके बाद ये पॉसिबल है कि दोबारा प्राइजेस नीचे दिखाई दे सकती हैं। ओके, चलिए एक दर्शक है नरेश कुमार है, इन्होंने चांदी 58,820 रुपए पे खरीद रखा है, 30 किलो चांदी। क्या करना चाहिए इनको अमित जी? लंबी अवधि के लगता निवेशक है, हाजिर के खरीदार हैं। जी देखिए, एज ऑफ नाउ तो अच्छे लेवल पे उन्होंने बाय किया हुआ है, ऑलरेडी इमीडिएट मुनाफा हो रहा है, लेकिन ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि हो सकता है दोबारा भी दाम जो है वो 58,000 के करीब एक डिप देने आए, क्योंकि जैसे केडिया जी ने बताया कि अब भी जो ओवरऑल माहौल है, 1-2 दिन की रिलीफ रैली जरूर आई है, लेकिन माहौल शायद उतना हद तक नहीं सुधरा है कि तुरंत ही हम कहें कि ये बॉटम आउट हो चुकी है। तो अगर ये 58,000 या उससे भी नीचे फिसलती है तो एक और एवरेजिंग का मौका बनेगा वहां पर, क्योंकि आप लंबी अवधि के प्लेयर हैं तो आप लेके चल सकते हैं। और एक बार ये बॉटम आउट होना शुरू हो जाए तो हम आराम से फिर 65,000 से 66,000 या उसके भी ऊपर के दाम देख पाएंगे, लेकिन उस व्यू को पैन आउट होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। चलिए अगले दर्शक भी इवन चांदी पर ही, चांदी पे काफी सवाल आ रहे हैं। केडिया जी ये हैं अभिषेक कुमार हैं बिहार से, इनका सवाल है क्या मौजूदा स्तरों पर चांदी में क्या करना चाहिए? इससे पहले इनकी जो पोजीशन थी वो 60,700 पर थी, शॉर्ट पोजीशन थी।
इन्होंने बुक कर लिया है। अब 61,800 के आसपास ये पूछ रहे हैं कि क्या करें यहाँ पर, क्या इनको क्या सलाह देंगे अब? देखिए, मुझे लगता है कि जिस ढंग से शुक्रवार को फेड के अपडेट्स आए कि जून में जो रेट इंटरेस्ट हाइक है उस पर हम रिव्यू करेंगे, और लग भी ऐसा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन में कोई कमी ऐसी आई हुई नहीं है, तो मुझे लगता है एक टेम्पररी रिलीफ है जो 62-200 के रेंज में दिखा सकता है। तो आई थिंक अगर आप 2 या 3 दिन का प्रोस्पेक्टिव से लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है 61,000 पे लेके चलिए, 60-200 का स्टॉप लॉस रखिए, 62 से 62,400 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। बट ये व्यू खाली 1-2 दिन का ही रहेगा क्योंकि काफ़ी की डेटा और इवेंट रहने हैं अभी ये हफ्ते में भी। चाइना मार्केट भी ओपन अप हो गया जिसकी वजह से पूरे कमोडिटी पैक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी दिख रही है, उसका भी सपोर्ट चांदी को मिलेगा। तो टाइमिंग लेके चलिए, बट 62,400 के टारगेट के लिए। अगले दर्शक है राजेश हैं जेवर से, गेहूं और सरसों में राय जाना चाह रहे, क्या आगे तेजी दिखेगी केडिया जी? देखिए, गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया कि टाइमिंग जो गवर्नमेंट एक्शंस है वो प्राइसेस पे दबाव ला रहा है, बट 2150 के नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देंगे, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी भी आएगी। बट हाँ, प्राइसेस अगले 4 से 6 महीने तक साइडवे टू पॉजिटिव ही रहेंगे, जो ऊपर में 2600-2700 के भी लेवल दिखा सकते हैं। वहीं अगर आईडी की बात करें या मस्टर्ड की बात करें तो हमें लगता है कि जून 15-20 तारीख तक जो तेजी आनी है वो रहेगी। उसके बाद हम अगले 2-4 महीने तक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट या साइडवे टू नेगेटिव मार्केट में देखेंगे। कारण उसका यह है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में ऑयल सीप के ऊपर कहीं ना कहीं दबदबा बन रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने का। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छे भाव के चलते सोयाबीन की स्विंग इस बार काफी अच्छी रहनी है, जिसका भी दबाव पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट मस्टर्ड की बात करें तो मुझे लगता है स्लो एंड स्टडी है। इस बार की एरिया अंडर कल्टीवेशन भी नेक्स्ट ईयर की जो स्विंग, ये ईयर की जो स्विंग होनी वो भी अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेन्स आपको मस्टर्ड में नहीं मिलेंगे हैंसफोर्थ, तो बेटर है यहाँ से लॉन्ग से निकल जाने चाहिए। जबकि वीट है, मुझे लगता है साइड थोड़ा बहुत पुल बैक गवर्नमेंट एक्शन की वजह से है, बट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेन्स नहीं, बट 2600 तक के लेवल दिखा देंगे। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं, दिग्विजय सोनी जी का है। अमित जी, इनका सवाल है कि सोना 49,500 और चांदी 58,500 नीचे आ सकती है क्या? अमित जी अनम्यूट होकर जवाब दीजिए सर। जी सॉरी। देखिए, मेरा मानना है कि दोबारा ये स्तर दिखाई दे सकते हैं, हालांकि शॉर्ट टर्म में यानी 3 से 4 सेशंस के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवरऑल हमें 58,000 के स्तर सिल्वर में और करीबन 49,300 से 400 के लेवल गोल्ड में दोबारा देखने मिलेंगे। तो यस, शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 1 से 2 हफ्ते के लिए मंदी का जो ओवरऑल बायस है वो जारी रह सकता है। शुक्रिया अमित जी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते कि पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ को काफ़ी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते हैं और आप हैं एक सटीक निवेशक। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप 56161 पर SKS लिखकर SMS करें या फिर www.sensexkasuperstar.com पर लॉगिन करें और एक्साइटिंग पुरस्कार जीतें। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ईटी नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर।